नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल के नेक्स्ट वीडियो एनआईएसएम सीरीज 15 के में आपका स्वागत है। हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर 4 की, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च। दोस्तों, हम लोग इसमें सबसे पहले समझने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग आखिर होता क्या है। अगर हम लोग बेंजामिन ग्राहम की माने तो बेंजामिन ग्राहम ने जो है इन्वेस्टिंग का डेफिनेशन कुछ इस तरह से दिया है: एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इन विच upon thorough analysis promises safety of principal and an adequate return. Operations not meeting these requirements are speculative. तो दोस्तों, अगर आप इस डेफिनेशन को अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्राहम ने जो है इन्वेस्टमेंट को एक ऑपरेशन की तरह माना है, जिसमें एक डिटेल रिसर्च की होनी जरूरी है। हमें समझना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो इन्वेस्टर की क्या जरूरतें हैं उसको मीट करता हुआ होना चाहिए इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन। इसमें जो है एक थरो एनालिसिस होना चाहिए, जिसमें कि हमें बिजनेस की अच्छी समझ हो, क्या प्रोडक्ट्स हैं उसमें, कौन उसके कस्टमर्स हैं, कौन सप्लायर्स हैं, क्या कंपटीशन है, कौन कौन से रेगुलेशंस जो हैं इसको इम्पैक्ट करते हैं, कौन कौन से पोटेंशियल रिस्क और अपॉर्चुनिटीज इसमें हैं। वो सभी चीज़ों को अगर हम लोग एनालाइज करें तो हम उसे थरो एनालिसिस कहेंगे। वहीं पे एक सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी इन्वेस्ट करते हैं हम चाहते हैं कि हमारा जो भी प्रिंसिपल अमाउंट हमने दिया है वो सेफ रहे। तो उसको हम लोग अगर ट्रेडिंग में करना चाहें या फिर अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सोचें तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ खरीदें तो उस प्राइस पे खरीदें जो कि उस पर्टिकुलर शेयर के इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। तो अगर हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में लेंगे तो हमें थोड़ा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता है कि अगर मार्केट थोड़ा डाउन भी चला जाए, सेंटिमेंट्स अगर गिर भी जाए, तो भी हमारे को जो है हमारे पूरे पोर्टफोलियो में रेड नहीं दिखेगा, ग्रीन ही ग्रीन दिखेगा। नेक्स्ट होता है एडुकेट रिटर्न। एडुकेट रिटर्न का मतलब ये हो गया कि जो भी हमें रिटर्न मिल रहा है वो रिस्क एडजस्टेड हो, कॉम्पिटिटिव रिटर्न हो। ऐसा नहीं कि ऐसा रिटर्न आ रहा है जिसमें कि आप इन्फ्लेशन को ही नहीं बीट कर पा रहे हो। हमें ऐसे रिटर्न्स चाहिए जो कि बाकी अगर जो मार्केट में जो रिटर्न्स मिल रहे हैं उससे कॉम्पीट कर सके। उतना रिटर्न्स अगर हमारे इन्वेस्टमेंट में है तो वो हम इन्वेस्टिंग कहलाएगा। और ये भी कहते हैं बेंजामिन ग्राहम कि अगर इनमें से कोई भी एक चीज है जो कि मीट नहीं हो रही है तो हम इसे इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि इसको स्पेकुलेशन कह देंगे, जुआ कह देंगे। वॉरेन बफेट जो कि इन्हीं के स्टूडेंट हैं वो भी इस बात को जो है सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इज द मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज टेकन लाइक बिजनेस। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि इन्वेस्टमेंट को हमें कैसे एक बिजनेस को खरीदने जैसे देखना चाहिए। इसमें की टेक अवे क्या है कि इन्वेस्टिंग जो है वो स्पेकुलेशन से अलग है। इन्वेस्टिंग जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एक डिसिप्लिन प्रोसेस चाहिए होता है उसमें। वहीं पे स्पेकुलेशन का क्या है, वो तो एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है कि आज खरीदा कल बेच दिया, जो प्रॉफिट मिला तो मिला, लॉस मिला तो लॉस बुक कर दिया। इन्वेस्टमेंट जो है वो जितना भी अट्रैक्टिव आपको सामने से दिखे, वो इन्वेस्टर की जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, उसका जो रिस्क टॉलरेंस है, उसका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, उससे मीट होता हुआ होना चाहिए। सक्सेसफुल अगर इन्वेस्टर बनना है आपको तो उसमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगेंगे, स्किल लगेगा, कांस्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए होगी आपको पोर्टफोलियो की। ऑप्शन आपके पास दो हैं, एक तो ये है कि ये स्किल सब आप खुद अपने आप डेवलप कर लो, नहीं तो फिर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुन लो जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जो कि आपके बिहाफ में ये काम करे। और अधिकतर जनताओं को तो मैं ये कहूंगा कि आप बेहतर है कि किसी और को कहो। एक म्यूचुअल फंड मैनेजर रहेगा जो कि म्यूचुअल फंड्स में आपके जो पूरे इन्वेस्टमेंट को देखेगा। वो बंदा इतना इंटेलिजेंट रहेगा, इतना जो है उसका एक्सपीरियंस रहेगा, स्किल रहेगा कि वो कम से कम आपको अच्छे खासे रिटर्न्स जो कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से है वो आपको दिला पाए। ओके। इन्वेस्टिंग को आपको जो है एक ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस से कंपेयर करना चाहिए। मान लेते हैं कि आपकी स्ट्रीट में एक दुकान चल रही है और वो दुकान जो है बहुत ही बढ़िया चल रही है। बट मान लेते हैं कि जो दुकानदार है वो आपके पास आता है, वो कहता है कि देखो मैं तो जो है शिफ्ट हो रहा हूँ, अगर आपको मेरा बिजनेस चाहिए तो बताओ, मैं इतने रुपए में आपको बेच दूंगा। तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत हाँ कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं ना। आप कहते हैं कि अच्छा मुझे पेपर्स दिखाओ कि कैसा चल रहा है, आपके फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं, पहले वो बताओ कि भाई कितनी आमदनी आती है इस बिजनेस से, कितने आपके वहाँ पे वर्कर्स हैं, उनको कितना पेमेंट जाता है और कितना प्रॉफिट निकलता है। ये बताओ कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ेंगे, कौन से ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो कि हमें रिन्यू कराने पड़ेंगे, है ना। ये सारी चीजें हम लोग पता करते हैं और लास्ट में देखते हैं कि भाई ये जो प्राइस में ये बंदा बेच रहा है उसमें क्या मुझे फायदा है भी या नहीं। अब ये सब चीजें जब हम कर लेते हैं तब हम कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं ये बिजनेस लूंगा। बट क्या हम इसी तरह की रिसर्च जब किसी शेयर्स को प्राइस पे खरीदने की बात करते हैं तो क्या हम ये रिसर्च करते हैं?
नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है इन्वेस्टिंग नहीं है, ये स्पेकुलेशन है जो कि ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। किसी ने कह दिया कि भाई ये वाला जो है शेयर खरीद लो, बहुत ही बढ़िया है, और हमने जाके खरीद लिया, नहीं। तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ? वो तो बस ये हो गया कि आपने भरोसा कर दिया किसी और के रिसर्च पे और आपने जो है उसमें पैसे डाल दिए, तो एक स्पेकुलेशन किया आपने वहाँ पे। इन्वेस्टिंग में जो है दोस्तों, जब रिसर्च हम करते हैं तो दो तरीके से रिसर्च किए जाते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। ये तो बहुत ही मतलब जो होता है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सभी को फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का डिफरेंस पता होता है, बट अगर नहीं भी पता है तो भी हम लोग जो है इसको कवर करेंगे इस चैप्टर में। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस जो है डिटरमाइन करता है एक बिजनेस का फेयर वैल्यू। वो जो फेयर वैल्यू जो है उसका आज का प्राइस नहीं होता है, वो उसके फ्यूचर में जो आने वाले रिटर्न्स को भी देखते हुए जो इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो जो होता है उसका फेयर वैल्यू कहलाता है। और वो डिटरमाइन करने का जो पूरा प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसको हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। ये एक ऐसे असम्पशन के साथ चलता है कि मार्केट में तो ज्यादातर जो भी सिक्योरिटीज का जो प्राइस दिया रहता है वो सभी मिसप्राइज्ड होता है, वो करेक्ट नहीं होता। और कई बार जो है लोगों के सेंटिमेंट्स के आते जो है उसका प्राइस इधर उधर दिखाया जाता है। बट लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखें तो कोई भी मार्केट में जो भी चीज स्टॉक है वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के पास जो है आती जाती रहेगी। उसका अगर आप एवरेज देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपना इंट्रिंसिक वैल्यू दर्शाएगा। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस जो लोग करते हैं वो बहुत क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही फैक्टर्स को देखते हुए करते हैं। वो देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, मैनेजमेंट जो कंपनी का है वो कैसा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है स्टाफ की, कोई ऐसा रिस्क तो नहीं मौजूद है। ये सारी चीज़ों को जो है वो लोग स्टडी करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। फंडामेंटल एनालिसिस के जो अप्रोच में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है इकोनॉमिक एनालिसिस, दूसरा होता है इंडस्ट्री एनालिसिस, तीसरा होता है कंपनी एनालिसिस। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस का अप्रोच क्या होता है उसे हम लोग समझ लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में दो अप्रोचेस हैं। एक तो आपका हो गया टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच शुरू होता है इकोनॉमी को समझ के कि भारत की इकोनॉमी कैसी है, पहले हम लोग वो समझ लेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे भाई वो जो इंडस्ट्री जिसमें हम लोग निवेश करना चाह रहे हैं उसमें कैसा चल रहा है सब कुछ। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई उस इंडस्ट्री में कौन सी अच्छी कंपनीज हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर में अगर देखते हैं कि कोई एक नया रेगुलेशन आया है कि भाई टेलीकॉम रेगुलेशन जो है कुछ चेंज हो गए, तो वो क्या हुआ कि अपने भारत की इकोनॉमी को समझा कि भाई ये नया रूल आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, भाई टेलीकॉम सेक्टर किस तरह परफॉर्म करने वाला है आगे 10 साल में, वो से समझ लेंगे। और उसके बाद हम लोग करेंगे भाई उस सेक्टर में सबसे अच्छी कंपनी कौन कौन सी हैं उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं। तो वो जो अप्रोच है उसे हम लोग टॉप डाउन अप्रोच कहेंगे, क्योंकि हमने इकोनॉमी को समझा फिर धीरे धीरे करके हम कंपनी तक पहुंचे। दूसरा तरीका होता है अप्रोच जिसे हम लोग कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, जिसमें हम लोग सबसे पहले कंपनी को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके फंडामेंटल समझ लेते हैं कि उसका जो है इंडस्ट्री को फिर समझने जाते हैं, और उसके बाद हम समझते हैं कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स किस तरह के हैं और क्या वो इस कंपनी को फेवर करेंगे या उसके अगेंस्ट जाएंगे। तो बॉटम अप इन्वेस्टर्स जो होते हैं बिजनेसेस में इकोनॉमिक साइकिल्स को जो है नहीं ध्यान देते, क्योंकि वो तो उनके लिए थर्ड प्रायोरिटी बन जाता है। पहले वो कंपनी को समझते हैं, फिर इंडस्ट्री को समझते हैं, फिर वो देखते हैं भाई इकोनॉमिक साइकिल क्या चल रहा है। कुछ कुछ तो ऐसे भी इंडस्ट्रीज हैं जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पकड़ लो या कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, उसमें इकोनॉमिक साइकिल्स का ज्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि स्टेडी जो है डिमांड रहती है इन सब चीजों की। नेक्स्ट दोस्त बात करते हैं हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस होता है पूरा वो जो ग्राफ को पढ़ना या चार्ट को पढ़ना, जो कि हम लोग सभी देखते रहते हैं कि भाई ये वाला जो शेयर्स का जो प्राइस है अभी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बैठा है, यहाँ पे इसका सपोर्ट बैठा हुआ है ना? तो ये जो पूरी स्टडी को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट जो करने वाले लोगों की अगर आप बात मानो तो वो तो ये मानते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट में मौजूद है वो ऑलरेडी आपको जो है स्टॉक के प्राइस में नजर आएगी या फिर उसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में जो है नजर आएगी। तो उनका ये मानना है कि भाई कोई भी चीज दुनिया में सीक्रेट नहीं होती। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि अगर कंपनी के अंदर कुछ चल रहा होता है उसकी कोई खबर नहीं होती है बाहर की दुनिया को। वहीं पे टेक्निकल एनालिसिस में आपको अंदर क्या चल रहा है उसकी भी खबर पता चल जाती है, क्योंकि आपको उसका जो रिफ्लेक्शन है स्टॉक के प्राइस में नजर आ जाता है या फिर ट्रेडिंग वॉल्यूम में जो है वो नजर आ जाता है। तो उनका ये मानना है कि भाई कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस को पढ़ने की जगह बेहतर है कि भाई आप कंपनी का जो हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट चल रहा है उसको पढ़ लो, वॉल्यूम के पैटर्न को समझ लो कि किस तरह से हिस्ट्री में हुआ है, और उस हिसाब से जो है आप फोरकास्ट कर लो कि भाई फ्यूचर में क्या प्राइस मूवमेंट होने वाले हैं।
तो इसमें अंडरलाइंग ट्रेंड को समझा जाता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखा जाता है कि भाई कितने टाइम तक अगर हम लोग इसमें निवेश करना चाहिए। सभी चीजों को जो है ये लोग लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट्स में जो है पढ़ते हैं। उसमें से वो लोग जो है डिफाइन करते हैं कि भाई ये जो है ट्रेंड चल रहा है, ये इसका सपोर्ट लेवल है, ये इसका रेसिस्टेंस लेवल है, और बाय और सेल का जो है आपको कोड वो लोग देते हैं। ओके, और ये आप भी कर सकते हैं, उतना डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब में लोगों ने चैनल बना रखे हैं जिसमें कि आपको ये टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही अच्छी तरीके से वो सिखा देते हैं। ओके, टेक्निकल एनालिसिस इनसाइट्स अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड इज कंसिडर्ड स्ट्रांग व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स व्हाइल लो वॉल्यूम्स में इंडिकेट पोटेंशियल वीकनेस। तो हम लोग कब मानते हैं कि एक जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है? जब हम देखते हैं कि भाई भारी मात्रा में लोग खरीद रहे हैं तो हम कहेंगे वो जो है ट्रेंड स्ट्रांग है। वहीं पे अगर वॉल्यूम कम है, ज्यादा लोग जो है नहीं बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो वो ट्रेंड वीक कहलाएगा। वहीं पे अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस है वो सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को भारी वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर जाए तो हमें पक्का कह सकते हैं कि भाई ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू होने वाला है, हम इसमें और अभी इन्वेस्ट करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है या फिर बाय या सेल करने का एक अच्छा पॉइंट है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो मेनली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज करना अच्छा रहता है। वहीं पे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए तो भाई फंडामेंटल एनालिसिस ही काम आता है, क्योंकि ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो केवल आपको प्राइस मूवमेंट पे फोकस कराता है, आपको उसका जो कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उस पर से जो है आपको भटका देता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में कभी भी टेक्निकल एनालिसिस का कोई यूज नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहेवियरल फाइनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, कि कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग जो भी डिसीजन लेते हैं वो अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन है आज मार्केट में, फंडामेंटली देखा जाए या टेक्निकली देखा जाए, उस पर जो है बेसिस होकर डिसीजन नहीं लेते हैं। बल्कि ये लोग क्या करते हैं कि भाई जो भी मार्केट में न्यूज़ चल रहा है उससे इमोशनली या साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस होके जो है वो डिसीजन लेते हैं, फियर में लेते हैं, ग्रीड में लेते हैं, है ना। तो ये सारे डिसीजंस को, जो स्टडी को हम लोग बिहेवियरल फाइनेंस कहते हैं, है ना। कि ये जो बायसेस हैं मार्केट में, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है, बाकी सब जगह पे ये बायसेस हैं। कहीं पे अगर किसी को कोई एक पर्टिकुलर कंपनी बहुत अच्छी पसंद आ जाती है तो भले ही उसके बारे में नेगेटिव न्यूज़ भी पढ़ लेते हैं या नेगेटिव बहुत सारा रिसर्च अगर उसका निकल भी आता है तो भी वो लोग जो है कॉन्फिडेंस में रहते हैं, कहीं कॉन्साइंस बोल देते हैं, जैसे कि उनको लगता है कि नहीं, मन ही मन में मुझे लगता है ये कंपनी अच्छा करेगी। तो ये सब क्या है? ये बिहेवियरल फाइनेंस है। ये लोग अपना कंसाइंस को जो है स्ट्रिक्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई कंपनी अच्छा करेगी, है ना। तो ये इसके कारण ही होता है कि जो फेयर वैल्यूएशन से कई बार जो है स्टॉक ऊपर या बहुत नीचे नजर आता है। इसका रीजन केवल ये बिहेवियरल फाइनेंस है, लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, आप कह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है काफी छोटा सा है, बट इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है बहुत आते हैं, तो आप इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स पर जरूर फोकस कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। स्पेकुलेशन इज डैश कॉल्स मेड विद लिवरेज्ड फंड्स अनलाइक इन्वेस्टिंग मनी विच इज अ डैश डिसिप्लिन्ड एक्टिविटी फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। सो स्पेकुलेशन कौन सा टाइप का एक्टिविटी कहलाएगा? शॉर्ट टर्म। वहीं पे जो आपका इन्वेस्टिंग है वो लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दिया है ए इकोनॉमिक एनालिसिस, बी इंडस्ट्री एनालिसिस, सी कंपनी एनालिसिस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आपको पता है ये ऑल ऑफ द अबव ही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। द टाइम स्पैन ओवर विच द प्राइस एंड वॉल्यूम आर ऑब्जर्व्ड फैक्टर्स इन द इम्पैक्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द प्राइस पीरियड ओवर टाइम। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट बताया है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ट्रू है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इन टेक्निकल एनालिसिस इम्पैक्ट ऑफ डे टू डे फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस इज एन्यूअल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। आप देखते हैं कि मार्केट में जब हम लोग बार चार्ट जो हो गया पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि डेली फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं प्राइसेस में। तो इसको कैसे एन्यूअल किया जाए? तो उसका एक तरीका होता है मूविंग एवरेजेस। तो इसमें ऑप्शंस हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है। इंक्रीज टाइम पीरियड ऑफ द प्राइस चार्ट, बी यूजिंग लिक्विडिटी पैरामीटर अलोंग विद प्राइसेस, सी यूजिंग मूविंग एवरेजेस, डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूजिंग मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस में जो है आपको ये डेली फ्लक्चुएशंस से डिस्टर्ब होने की जगह एक स्ट्रेट लाइन नजर आ जाएगा, जिससे कि आप जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है ले पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। काफी शॉर्ट सा वीडियो था ये, क्योंकि ये चैप्टर ही काफी शॉर्ट है, बट आगे लंबे चैप्टर्स भी आने वाले हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।